हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने लास्ट क्लास में कैपिटल अकाउंट वाला वो स्टार्ट किया था, लेकिन वो वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी पूरी, तो वो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करके वो खत्म हो गया था, उसको आप भूल जाएंगे, मैंने मैसेज कर दिया था। अब अपने को क्या करना है, अपने को आज बीओपी एट कैपिटल अकाउंट भी समझना है, फिर ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस भी समझने हैं, और ये चैप्टर अपने को खत्म करना है आज। ठीक है, हो भी जाएगा, ध्यान देखिए। बड़ा सिंपल है, बीओपी एट कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं मैं बार बार बता चुका हूँ। वो सारे ट्रांजेक्शन जो हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स, फर्म्स या गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज ला देते हों। ठीक है, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स, फर्म्स और गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की वजह से, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलिए, तो बीएपी एट कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, उस कंपोनेंट्स को हम समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हमको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, वैसे 3 आइटम है, ठीक है, पर मैं पहले 2 का डिस्कशन करता हूँ, फिर लास्ट थर्ड 1 की बात करता हूँ। पहला, लैंडिंग एंड बोरोइंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक आइटम कौन सा है, लैंडिंग एंड बोरोइंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा देश जो है पूरे विश्व के साथ, ठीक है, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाकी सारे अदर फॉरेन कंट्रीज के साथ जो है अगर लैंडिंग करता है, मतलब हमारे देश से लोग रेजिडेंट दें, गवर्नमेंट दे, फर्म्स दें, अगर लैंडिंग या पैसा उधार देते हैं दूसरे देशों को, विदेशों को, ठीक है, वो, या फिर हमारे देश के रेजिडेंट्स, फर्म्स और गवर्नमेंट उधार लेते हैं विश्व के बाकी दूसरे देशों से। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब भी होंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, बीओपी एट कैपिटल अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि अगर आप लैंड करोगे तो आपके एसेट्स बढ़ाएगा, और अगर आप बोरो करोगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ाएगा। तो आ गई ना एसेट लाइबिलिटी में चेंज। तो लैंडिंग एंड बोरोइंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमेशा बीओपी एट कैपिटल अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट आइटम रहता है। ठीक है, ओके। अब बीओपी एट कैपिटल अकाउंट की भी वही क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट आइटम, डेबिट आइटम। क्रेडिट आइटम मतलब इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट आइटम मतलब आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, आपको अच्छे से पता है। चलिए, तो अब इसमें क्रेडिट आइटम्स में क्या क्या आएगा, जैसे अगर आप बोरोइंग्स करते हैं अब्रॉड से, है ना, बोरोइंग्स करते हैं अब्रॉड से तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट आइटम्स में, क्रेडिट साइड में ऑफ बीओपी एट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर कोई फॉरेनर, फॉरेन कंट्रीज आपने उनको पहले उधार दिया हुआ है, वो आपको रीपे कर देते हैं। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, दूसरे कंट्रीज जो है वो आपको लोन का रीपेमेंट कर देते हैं, मतलब हमने पहले उनको लोन दिया होगा, वो रीपे कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों केसेस, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों आइटम जो हैं वो कहाँ आएंगे, क्योंकि देखो ये तो लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, ये हमारी एसेट्स को कम कर रहा है, जो उधार दिया हुआ है उसको हमको वापस लौटा देगा तो हमारी एसेट्स कम हो जाएंगी। तो ये दोनों आइटम हमारे लैंडिंग और बोरोइंग से रिलेटेड हैं, और पैसा आ रहा है इसलिए बीओपी एट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट आइटम्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब आप उसको कैसे भी एक्सप्लेन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, डेबिट आइटम्स में, बीओपी एट कैपिटल अकाउंट डेबिट आइटम्स में देखिए, अगर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम क्या करते हैं, हमने पहले जो बोरोइंग्स की थी अगर हम उनका रीपेमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ से पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, एक बात, इसलिए वो डेबिट आइटम में लिख रहे हैं। ठीक है, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होगा इसलिए, और साथ साथ क्या करेगा, ये हमारी लाइबिलिटीज को कम कर देगा, इसलिए आएगा तो कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कौन सा आइटम में आएगा, कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्ट्ररी लैंडिंग्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम पैसा उधार देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, दूसरे देशों को, तो उनको फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री से बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा, इसलिए डेबिट साइड में। हम पैसा देंगे तो एसेट्स हमारी बढ़ेंगी, इसलिए वो आएगा तो कैपिटल अकाउंट में, लेकिन पैसा जा रहा है इसलिए डेबिट आइटम में। ठीक है, चलिए, ओके, तो आप ये आइटम सारे समझ गए होंगे, लैंडिंग और बोरोइंग से रिलेटेड, और कौन से साइड में लिखना है ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि उधार लेने देने से एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं आपको, 2 तरह के ट्रांजेक्शन है, प्राइवेट ट्रांजेक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, प्राइवेट ट्रांजेक्शंस जो हैं वो ये ही लैंडिंग और बोरोइंग का काम जो है वो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने, मतलब फर्म्स ने किया है एक देश से दूसरे देश के साथ, हमारे देश के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उधार लेने का काम कौन कर रहा है, देना या लेना, ये काम कर रहे हैं हमारे देश के रेजिडेंट्स या हमारे देश की फर्म्स, मतलब कंपनीज। ठीक है, तो वही उधार देने लेने का काम क्या कहलाएगा, प्राइवेट ट्रांजेक्शंस। ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन मतलब यही उधार देने का, लेने देने का काम किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, यही लैंडिंग बोरोइंग। ठीक है,
वही अगर वही देना लेना उधार लेना देना अगर ये हमारे देश की सरकार ने दूसरे देशों के साथ किया है तो वही उधार लेना देना क्या कहलाएगा, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सिर्फ ये समझाने के लिए है, बाकी आपको मैंने बता दिया है कि क्यों आते हैं लैंडिंग और बोरोइंग कैपिटल अकाउंट में और कौन सा आइटम किस साइड में आता है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये तो एक कंपोनेंट हुआ लैंडिंग बोरोइंग। उसके अलावा सर इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमारा कहाँ आता है, बीओपी एट कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये भी एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करता है, स्पेशली एसेट्स को। ठीक है, चलिए इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड और इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब अगर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे दूसरे देशों में तो पैसा आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, और वो लोग हमारे देश में करेंगे तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो जो पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से तो वो क्रेडिट आइटम्स में, और जब पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट आइटम्स में लिखा जाएगा। बस वही लिखा है हमने, इन्वेस्टमेंट्स बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्रेडिट साइड में या क्रेडिट आइटम्स में क्या होगा, जब पैसा आएगा, कब आएगा, जब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज हमारी डोमेस्टिक एसेट्स में, जैसे कि शेयर गोल्ड लैंड एटसेट्रा। ठीक है, इन डिफरेंट एसेट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेबिट आइटम इन्वेस्टमेंट्स के बीओपी एट कैपिटल अकाउंट की डेबिट आइटम में क्या लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स बाय आर कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज, है ना, या विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन वेरियस एसेट्स लाइक शेयर्स गोल्ड एंड लैंड। सेम, अगर हमारे कंट्री ने दूसरे, हमारे देश के लोगों ने, सरकार ने, कंपनीज ने अगर दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड है ना, हमारी एसेट बढ़ा देगा फॉरेन एसेट्स। ठीक है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आया, और क्योंकि पैसा बाहर जाएगा इसलिए कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आया, डेबिट साइड में। इससे जस्ट रिवर्स, अगर वो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्रेडिट आइटम्स में आएगा, क्योंकि इससे हमारा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो लैंडिंग एंड बोरोइंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एसेट लायबिलिटी को चेंज करता है, और इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज कर देता है। इसलिए ये कहाँ आता है, ये भी आता है आपके बीओपी एट कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर एक मैं नई बात और बताता चलूं, इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट होता है आपका कौन सा, पहला इन्वेस्टमेंट होता है आपका, एक तो होता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, है ना, एफडीआई जिसको बोलते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हम इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या होता है, ये मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब इस तरह का इन्वेस्टमेंट, है ना, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें जिस एसेट के अंदर इन्वेस्टर जिस एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस एसेट का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसके हाथ में आ जाए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब, ठीक है, इन्वेस्टर जिस भी एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब कहा जाता है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट इस प्रकार किया जाए, इस तरह किया जाए कि जिस एसेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस एसेट में पैसा लग रहा है, उस एसेट का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर आपके हाथ में आ जाता है ना, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस ने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी लंदन के अंदर। ठीक है, रिलायंस ने अपनी नई फैक्ट्री डाल दी यूएस के अंदर। ठीक है, तो रिलायंस कहाँ की कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है। उसने कहाँ पर कंपनी फैक्ट्री रन करना स्टार्ट कर दिया, यूएसए के अंदर। ठीक है, तो जहाँ वो फैक्ट्री रन कर रहा है, क्या उस फैक्ट्री का कंट्रोल और मैनेजमेंट उसके हाथ में, हाँ सर उसी के हाथ में। ठीक है, क्योंकि उसने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया पूरा, ऐसा अपन मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंट्रोल और मैनेजमेंट। ठीक है, जिस एसेट में अमाउंट इन्वेस्ट हुआ उस एसेट का कंट्रोल और मैनेजमेंट जब इन्वेस्टर के हाथ में, या जो पैसा लगा रहा है उसके हाथ में आ जाए, ऐसा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जिस एसेट में पैसा लगा रहे हो आप, है ना,
चाहे शेयर खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट को करने से उस एसेट का कंट्रोल और मैनेजमेंट आपके हाथ में नहीं आता है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं आया। कंट्रोल और मैनेजमेंट बच्चों कब आता है अपने हाथ में? कंट्रोल और मैनेजमेंट तब आता है जब अपना उस इन्वेस्टमेंट के अंदर, उस एसेट के अंदर अपना शेयर सबसे ज्यादा होता है, या तो सारा ही शेयर मेरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने खुद सारा अपना ही पैसा डाल के यूएस में फैक्ट्री लगाई, सारा पैसा उसका, और किसी की मदद नहीं ली, कोई पार्टनर नहीं है उसका, कुछ कोई शेयर होल्डर नहीं, कोई भी नहीं, सारा पैसा उसका खुद का, उसने अपनी कंपनी का एक फैक्ट्री वहां लगा दी, सारा अपने ही पैसे लगा के। तो अब उसने यूएस के अंदर पैसा लगाया, फैक्ट्री बनाई है, तो एसेट क्रिएट हो गई उसकी, है ना, फैक्ट्री बनी तो एसेट क्रिएट हुई ना, लैंड बिल्डिंग परचेज किया उसने वहां पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट तो हुआ, और क्योंकि सारा पैसा उसने खुद नहीं लगा रखा था, इसलिए उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके, मालिकाना हक सीधा सीधा किसके हाथ में आ जाएगा? कौन उसको मैनेज और कंट्रोल कर सकता है? प्योरली सर रिलायंस ही कर सकती है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाया? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम सुने, हमारे देश के किसी आदमी ने फॉरेन की किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, 50 शेयर खरीद लिए, या रिलायंस कंपनी ने किसी फॉरेन की किसी कंपनी का 1% शेयर खरीद लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हुआ है ना, रेजिडेंट ने फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट तो हुआ, लेकिन क्या उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट आपके हाथ में आया? क्या आपने जिस एसेट में इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, उसमें आप मेजर शेयर होल्डिंग में आ गए? क्या सारा पैसा आपने दे दिया, या इतना पैसा आपने दिया कि आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट वहां हो जाए? क्या कोई 10 शेयर अगर फॉरेन की किसी कंपनी के खरीदता है, फेसबुक के आपने 10 शेयर खरीद लिए, है ना, 100 शेयर खरीद लिए, हमारे देश के किसी रेजिडेंट ने, हमारे देश की किसी कंपनी ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसी ने भी उसके 100 शेयर फेसबुक के खरीद लिए, तो क्या फेसबुक के ऊपर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट आ गया? इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग हो गई क्या आपकी? नहीं हुई सर हम उसके शेयर होल्डर हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना मेजर शेयर होल्डिंग नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो हुआ, लेकिन फेसबुक का कंट्रोल और मैनेजमेंट हमारे हाथ में नहीं आया। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वेयर कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो हमारे हाथ में नहीं आता है उस एसेट का जिसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, फिर भी इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बाकी सारी बातें मैंने आपके नोट्स में लिखी हुई है, एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके लिए तो हमने कहा कि जब भी हम फॉरेन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। और जैसे हमारे देश की कोई कंपनी है, वो अपना कोई प्लांट या प्रोजेक्ट पूरा, या कोई फैक्ट्री अगर फॉरेन कंट्रीज में लगाती है, पूरा अपना इन्वेस्टमेंट अपने पैसे लगा के, तो ऐसे केस में वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ एक नया पॉइंट अपने को समझना है, नया कंसेप्ट अपने को समझना है, वो है अपना ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। क्या कंसेप्ट है अपना? ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये बड़ा थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। मैंने आपको जब शुरू में बीओपी अकाउंट बनाना सेकंड वीडियो में बताया था, कि मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली बीओपी अकाउंट बनता कैसे, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि ये बीओपी अकाउंट हमेशा बैलेंस्ड होता है। क्या होता है? बीओपी अकाउंट हमेशा बैलेंस्ड होता है। एक कंसेप्ट है बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। क्या होता है? बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होता है। इसकी मतलब ये जस्ट लाइक आवर बैलेंस शीट है ना, या कोई भी दूसरा अकाउंट हमेशा जैसा अपन बनाते हैं लास्ट में उसको बैलेंस करते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट की टोटल हमेशा बराबर होती है ना, है ना। अपन कोई भी टिपिकल बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाओ, चाहे तुम कोई लेजर अकाउंट बनाओ, ठीक है ना, उनमें हमेशा क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम की टोटल, ये उसी तरह से एक टिपिकल बिजनेस अकाउंट है, जिसमें हमको लास्ट में क्या करना होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम को बराबर करना होगा। हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस्ड ही होता है, इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब सर ये कैसे बैलेंस किया जाता है और क्यों किया जाता है? और अपने आप ही ये बैलेंस्ड ही होता है नॉर्मली, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। ये टिपिकल बिजनेस अकाउंट की तरह हमेशा इसके डेबिट साइड की आइटम की टोटल क्रेडिट साइड की आइटम की टोटल के बराबर ही आ रही होगी, ठीक है। ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया था, ठीक है, उसको अगर हम एक नज़रिए से देखें, तो और एक नज़रिया है इन ट्रांजेक्शन्स को। एक तो अपन ने देख लिया कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के नाम से, है ना, सारे ट्रांजेक्शन्स को। एक हम एक और नए नज़रिए से देखें तो वो है आपके ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ये ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या हैं
उसके लिए मैं आपको फटाफट वापस से एक बीओपी अकाउंट बना के बता देता हूँ, ठीक है। चलो, हमने बीओपी अकाउंट बनाया था, आपको याद हो तो ये तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट था, ठीक है। ये बीओपी का अकाउंट था, उसके अंदर हमारा सबसे पहले करंट अकाउंट था, ठीक है। उसमें दो आइटम, दोनों साइड थी, लेफ्ट वाली साइड को क्रेडिट आइटम बोलते हैं और राइट वाली साइड को डेबिट आइटम, या उल्टा चलता है अपना नॉर्मल बिजनेस अकाउंट से, आपको सबको पता है ये बात, ठीक है। एक ही आ जाएगा इसमें। चलिए, करंट अकाउंट में ये लेफ्ट साइड को आपने क्या बोल दिया, डेबिट आइटम्स, सॉरी लेफ्ट साइड को बोल दिया आपने क्रेडिट साइड या क्रेडिट आइटम्स की साइड, और राइट साइड को आपने बोल दिया डेबिट आइटम्स की साइड या डेबिट साइड, ठीक है। ओके, पहले करंट अकाउंट की बात कर रहे थे, ऐसे इमेजिनरी फिगर लेके जल्दी से बना लेते हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लिखते हैं पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, और क्या जाएगा आपका, गिफ्ट्स या कोई रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, कोई भी यूनिटरी ट्रांसफर, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो इसके साथ भी आ सकती थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई रेंट रिसीव्ड, ठीक है। ये कुछ आइटम्स हो गए अपने 100, 200, 300, 400। इसी का जस्ट अपोजिट आइटम्स के कौन कौन से हो गए, जो करंट अकाउंट की डेबिट आइटम्स में आउटफ्लो की तरह दिखाए जाएंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गिफ्ट्स या डोनेशंस जो भी हैं टू अब्रॉड, है ना, पैसा बाहर गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं विच हैज नो क्विड प्रो क्वो, एंड इंटरेस्ट पेड जैसे, है ना, डिविडेंड पेड, जो भी चीज़ है, ये ले लिया अपन ने 200, 300, 400, 500, ठीक है। चलो, तो टोटल इनफ्लोज करंट अकाउंट पे कौन कितने हुए, 300, 300, 600 और 1000। टोटल आउटफ्लोज करंट अकाउंट पे कितने हुए, 500, 500, 1000 और 1400। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग क्या है कि आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे करंट अकाउंट पर डेबिट आइटम मतलब आउटफ्लोज जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा है और इनफ्लोज हमारे कम है, ठीक है। यहाँ अपने को साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। हम बाहर से पैसा रिसीव तो कम कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, और हमको पैसा देना ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। इसका कारण ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, हमारे इंडिया लाइक, और हम इंपोर्ट्स जो है चीज़ों का ज़्यादा करते हैं। इंपोर्ट ज़्यादा करने का एक कारण ये भी होता है, ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हमको डेवलप्ड नेशन से टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, अच्छी सर्विसेज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो फेवरेबल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बार अपने को कुल मिला के क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब फॉरेन एक्सचेंज आ तो 1000 रुपये रहा है, लेकिन जाएगा कितना, 1400। क्या आप 1000 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज, देखो अपनी करेंसी तो पे करनी ही नहीं है जो अपन अपने जेब से निकाल के दे दें, पेमेंट तो फॉरेन एक्सचेंज का ही होगा, और रिसीव भी तो रिसीव तो 1000 हुई हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज गया अगर 1400 है, तो बाकी के 400 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि देना तो पड़ेगा, और देना फॉरेन करेंसी में ही पड़ेगा। तो 1000 रुपये आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला है और आपको देना 1400 रुपये, तो आप बाकी का 400 रुपये का डिफरेंस का फॉरेन एक्सचेंज लाओगे कहाँ से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखो करंट अकाउंट, बीओपी के करंट अकाउंट पर क्या आ रहा है, बीओपी के करंट अकाउंट पर यहाँ पर अभी डेफिसिट आ रहा है। डेफिसिट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास आउटफ्लोज ज़्यादा हैं और इनफ्लोज कम है, तो अपने आप 400 रुपये का बीओपी एट करंट अकाउंट में अपने को क्या है, घाटा है, नुकसान है, क्योंकि पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन से और अंदर कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1400 रुपये मतलब 400 रुपये का आपको डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। इसके ऑपोजिट भी हो सकता था, सरप्लस भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन अपन डेफिसिट की कंडीशन अभी लेके चल रहे हैं करंटली। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद अपन बनाएंगे बीओपी का कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं सर, कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे सर आ जाता है हमारा पैसा, ये डेबिट आइटम है, ये क्रेडिट आइटम है, पैसा आने का, ठीक है। तो पैसा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, है ना, या परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, या इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, परचेज ऑफ एसेट्स बाय ROW, ठीक है, या फ्रॉम ROW, वही हो गया इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जैसे ये आ गया 1000 रुपये, ठीक है, ओके। और
और क्या हो सकता है, कोई डोनेशंस रिसीव हो गए हमको, है ना, नहीं डोनेशंस तो ऊपर आ जाएंगे, सॉरी, कोई हमने पहले लोन दिया हुआ था उसका रीपेमेंट हो गया हमको, है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम ROW की तरफ से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये, ठीक है। इसी तरह से क्या हुआ, इसी तरह से हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स टू ROW, ठीक है, हमने कर दिया वो 1500 रुपये, ठीक है, क्रेडिट साइड में यही आइटम था, फॉर एग्जाम्पल ऐसा अपन ने कुछ बना लिया, ठीक है, ओके। ठीक, अब अगर यहां देखें अपन तो कैपिटल अकाउंट में जो नॉर्मली ट्रांजेक्शन है वो डेबिट में भी 1500 है, कैपिटल अकाउंट के और क्रेडिट में भी 1500 है। ये भी अलग अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार अपन ने समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया 1500 और 1500, ठीक है। ये तो सर कैपिटल अकाउंट तो यहाँ बाई चांस अपना बराबर आ रहा है, मतलब जितना इनफ्लो हुआ उतना ही आउटफ्लो हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर अगर अपन टोटल देखेंगे किसकी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की टोटल क्रेडिट आइटम मतलब इनफ्लोज देखेंगे तो कितने हो रहे हैं, 1000 और 2500, जबकि अपन टोटल आउटफ्लोज देखेंगे सारे बीओपी के, किसी भी चाहे करंट अकाउंट से हो कैपिटल अकाउंट से, मतलब टोटल इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब टोटल रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और टोटल पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो पेमेंट अगर अपन देखेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पर 2900, ठीक है। ये इनफ्लोज हैं फॉरेन एक्सचेंज के और ये आउटफ्लोज हैं, और ये पूरा बीओपी अकाउंट एक्चुअली बन चुका है, ये पूरा बीओपी अकाउंट एक्चुअली अपना बन चुका है, ठीक है। तो हमने देखा सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, और अभी आपने कहा था कि किसी भी टिपिकल अकाउंट की तरह इसको क्या होना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। सरकार इसको हमेशा बैलेंस करती है, ठीक है। तो अब बैलेंस करती है तो सर डेबिट की क्रेडिट आइटम की टोटल तो 2500 हो रही है और डेबिट आइटम की टोटल जो है आपके आउटफ्लोज की 2900 हो रही है। अब और ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है वो भी मुझे समझ में आ गया, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है सर मेनली, बाकी कैपिटल अकाउंट में भी डिफरेंस आ सकता था लेकिन ये आया नहीं। यहाँ कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में भी 1500 है, क्रेडिट में भी 1500 है, डेबिट में भी 1500 है, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये 400 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेनली किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट के ऊपर आपको क्या था, 400 रुपये का डेफिसिट था, ठीक है। तो अब इसको कैसे पूरा किया जाए, वो करंट अकाउंट का डेफिसिट सरकार कैसे पूरा करेगी, ठीक है, उस फॉरेन एक्सचेंज का क्या। तो अब एक्चुअली उस फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि आपको 400 रुपये का यहाँ डेफिसिट था, तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को, क्योंकि पैसा तो देना ही है उन बेचारों को, सरकार को बोरोइंग्स करनी पड़ेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। ठीक है, ये बोरोइंग्स जो हैं ये गवर्नमेंट ने क्यों की, सर ये गवर्नमेंट ने इसलिए की ताकि ये बीओपी क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, इधर की टोटल भी 2900 हो जाए, इसलिए इधर कम पड़ रहा था तो हमने बोरोइंग कर ली, ठीक है। अच्छा, और ये बोरोइंग का बेसिक कारण क्या था, एक तो मेजर कारण तो यही था कि साहब आपको बराबर करना था, तो फिर अगर क्रेडिट आइटम्स में जब भी कुछ भी कम पड़ेगा तो हम उसको बोरो करके खत्म कर लेंगे, मतलब इनफ्लोज कम करेंगे। मतलब ये कि 2500 रुपये टोटल हमारे पास बाहर से आए और 2900 बाहर गए, तो अब एक्चुअली क्या बराबर तो उसको करना है, तो 400 रुपये और फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से लाएं, इनफ्लो कहाँ से करें। तो उस केस में जब कम पड़ता है सरकार क्या करती है, उधार ले लेती है, उधार लेगी तो उतना फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आ जाएगा, तो एक बार तो अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे। तो ये बोरोइंग्स करते कि क्या कि आपने अकाउंट को बैलेंस कर लिया। अब ये बोरोइंग करते कि ये भी कितना हो गया 2900, बीओपी क्या हो चुका, बैलेंस, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको यहाँ ऊपर लिख के बताया, वैसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, इसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, इधर देखें पहले आप, ये एक इमेजिनरी लाइन है ना, पहले ये 2500 थी टोटल, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन में मैंने यहाँ डेबिट साइड में कितना लिख दिया, बोरोइंग्स को लिख दिया 400, ठीक है। ये बोरिंग मैंने क्यों की, क्योंकि मैं क्या करना चाहता था, बीओपी को बैलेंस करना चाहता था, ठीक है। ये बैलेंस जैसे मैंने किया, और ये बेसिकली ये 400 रुपये का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था, क्योंकि करंट अकाउंट में हमको 400 रुपये का डेफिसिट था, उसको कवर करने के लिए हमने क्या किया, बोरो कर लिया। या अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट नहीं भी होता और टोटल बैलेंस पर भी अगर अपने को डिफरेंस आ रहा होता है और क्रेडिट आइटम में कम पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उसको 400 रुपये की बोरोइंग किया, पैसा मंगवा लिया विदेशों से, मेरे रिसीट्स पूरे हो गए, अब ये अकाउंट मेरा अपने आप क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये भी 2900 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली तो हमने क्या किया था, टू कवर द डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 400 रुपये का डेफिसिट हुआ, तो वो 400 रुपये का, देखो किधर कम पड़ रहा था, 400 रुपये इधर कम पड़ रहा था, वो अपने आप वो 400 रुपये का जो डेफिसिट था उसको पूरा करने के लिए सरकार को क्या लेने पड़ गए, सरकार को लेने पड़ गए लोन, बोरोइंग करनी पड़ गई उसको पूरा करने के लिए। बोरोइंग करेगा तो कैपिटल अकाउंट में वो बोरोइंग किस तरह से आएगी,
कैपिटल अकाउंट में वो बोरोइंग आएगी इनफ्लो की तरह, हालांकि लाइबिलिटी बढ़ रही लेकिन आएगा किस तरह से, इनफ्लो की तरह। इनफ्लो की तरह आया तो डेबिट साइड में आ गया। देखो इधर पहले क्या था, डेबिट साइड में कम पड़ रहा था, बाद में वो बोरोइंग करने की वजह से डेबिट साइड का आइटम बढ़ गया और टोटल जब लास्ट में लगेगी तो वो बराबर हो जाएगी। इसलिए बीओपी हमेशा बैलेंस्ड हो जाता है, और बैलेंस नहीं भी होता है तो हम उसको बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ बैलेंस नहीं था तो हमने 400 रुपये का उधार लेके हमारे इनफ्लोज को बढ़ा के और इसको दोनों तरफ 2900 करके खत्म कर दिया। तो लास्ट में जब सरकार इसकी टोटल लगाती है तो टोटल लगाने पर अगर जब भी इधर कम पड़ता है क्रेडिट आइटम्स में तो उसको बोरो करके पूरा कर लेती है, और अगर इस तरफ कम पड़ता है ना, इस तरफ कम पड़ता तो या तो हमने पुराने उधार जो लिए हुए थे उनको चुका देगी, है ना, या फिर फॉरेन कंट्रीज को लेंड कर देगी अमाउंट, ठीक है, और इस तरह से इस तरफ का बैलेंस भी क्या कर देगी, बराबर कर देगी। मतलब बीओपी हमेशा लास्ट में बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। वो बीओपी बराबर करने का कारण क्या होता है, या तो करंट अकाउंट पे डेफिसिट या सरप्लस जनरेट होता है। डेफिसिट जनरेट होता है तो बोरो करके पूरा करते हैं, और सरप्लस आ जाता है अगर करंट अकाउंट पे तो उस सरप्लस पैसों को हम क्या करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, हमारे पुराने लोन को चुकाने में। तो जैसे ही पुराना लोन चुकाओगे तो वो कहाँ आ जाएगा, आउटफ्लो होगा पैसों का। लोन चुकाओगे तो लाइबिलिटी कम होगी और आउटफ्लो होगा तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे आ जाएगा, आपकी वो डेबिट आइटम में आ जाएगा, और वो जितने अमाउंट से वो डिफरेंस आ रहा था वो अपने आप पूरा हो जाता है, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन देखो अपन ने बनाई है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन जो बनाई है वो क्यों बनाई है, ताकि हम लास्ट में टोटल को क्या करना चाहते थे, बराबर। तो इस लाइन के नीचे जितने आइटम आते हैं वो सारे कहलाते हैं आपके अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। क्या कहलाते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। किसके लिए, क्योंकि ये तो टोटल को पूरा करने के लिए किए गए, और ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि किसी भी इकोनॉमिक मोटिव के लिए नहीं किए जाते। किसके लिए नहीं किए जाते, इकोनॉमिक मोटिव के लिए, ठीक है। मैं अभी आपको सारा बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये बीओपी के जितने भी आइटम हैं ये सब किए गए हैं किसी भी इकोनॉमिक मोटिव को पूरा करने के लिए, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। इन सब आइटम्स को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक बेनिफिट को कमाना, है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना, या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक गोल था आपका, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन आपने इसलिए किए थे ताकि आप चाहते थे कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, व्यापार करेगा आदमी तो किस ऑब्जेक्टिव से करेगा, किसी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से करेगा, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ओके। तो ये ट्रांजेक्शन आपने किए, चाहे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, परचेज ऑफ एसेट, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, ये किसी इकोनॉमिक बेनिफिट मोटिव के लिए, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सब में तो नहीं लेकिन लगभग, ठीक है। जैसे ये आपका गिफ्ट है, ये कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं किया, लेकिन ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है क्योंकि इससे पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक मोटिव के लिए जब ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। अब ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट हटा दो, खाली यहाँ ट्रांजेक्शन्स देखो। ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो आपने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन किसी न किसी इकोनॉमिक मोटिव के लिए किए गए हैं, इसलिए चाहे वो करंट में आ रहे हो या कैपिटल अकाउंट में आ रहे हो। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि बीओपी में इंडिपेंडेंट होते हैं और वो किसी इकोनॉमिक बेनिफिट को, इकोनॉमिक मोटिव के लिए, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन कहलाते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। क्या कहलाते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। इधर देखें, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गिफ्ट्स, डोनेशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इन्वेस्टमेंट टू आरओडब्ल्यू, ये सारे ट्रांजेक्शन भी क्या हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन भी इंडिपेंडेंट हैं और ये इसलिए किए गए ताकि कोई इकोनॉमिक मोटिव हो, ठीक है। अब ये सारे ट्रांजेक्शन किए गए हैं किसी इकोनॉमिक मोटिव के लिए, तो ये सब क्या कहलाए, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। लेकिन ध्यान देना, ये बोरोइंग आपने क्यों किया, ये बोरोइंग कोई आपने इकोनॉमिक मोटिव के लिए किया, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए किया, किसके लिए किया, सर ये बोरोइंग तो हमने इसलिए किया ताकि हमारा ये करंट अकाउंट का जो 400 रुपये का लॉस आ रहा था वो पूरा हो जाए, या फिर हम दूसरी तरीके से कहें कि हम इसलिए ये बोरोइंग करना पड़ा ताकि हमारा बीओपी लास्ट में क्या हो जाए, बैलेंस। तो क्या ये ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट था, क्या ये अपने आप हुआ, नहीं सर, ये तो इसलिए करना पड़ा ताकि लास्ट में बीओपी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये इसलिए ट्रांजैक्शन करना पड़ा। अगर ये ट्रांजैक्शन इसलिए करना पड़ा ताकि ये बैलेंस हो जाए, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये ट्रांजैक्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारी ये करंट अकाउंट के जो डेफिसिट और सरप्लस है वो कवर हो जाए, तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप नहीं हुए, ये इसलिए हुए ताकि हम इसका पुराना सरप्लस या डेफिसिट कवर कर सके, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसलिए हुए ताकि बीओपी क्या हो सके, बैलेंस हो सके, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि करंट अकाउंट के डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए या फिर हमारा बीओपी को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं,
ठीक है। ये ट्रांजेक्शन इसीलिए हुआ है ताकि बीओपी बैलेंस हो जाए, ये ट्रांजेक्शन इसीलिए हुआ है ताकि वो जो ऊपर 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा था वो हमने बोरो करके उसको टोटल में बराबर कर दिया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कहलाते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। क्या कहलाते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। और साथ साथ ये कहलाता है बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के नीचे है। ये सारे ट्रांजेक्शन इमेजिनरी लाइन के ऊपर हैं, जो ऑटोनोमस भी हैं, जो इंडिपेंडेंट हुए, जो किसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस के लिए किए गए, वो कोई नुकसान और भरपाई को पूरा करने के लिए नहीं किए गए, अपने आप किए गए, ठीक है। ऐसे ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस और अबाउट द लाइन ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ये ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट हैं, इसलिए किए गए ताकि हम ये सरप्लस डेफिसिट कवर कर सकें करंट अकाउंट का, और लास्ट में हमारी टोटल जो है इनफ्लोज और आउटफ्लोज की क्या कर सकें, मैच कर सकें, इसलिए बोरोइंग की गई। ये बाद में इस इमेजिनरी लाइन के नीचे टोटल को पूरा करने। ओके, अब हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि जितने भी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सिर्फ कहाँ हुए थे? करंट अकाउंट पे। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ कहाँ हुआ था? कैपिटल अकाउंट पे। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में भी हुए और कैपिटल अकाउंट में भी हुए, है ना। जो भी इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है किसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस से किया है, चाहे वो करंट अकाउंट का या कैपिटल अकाउंट का, वो ऑटोनोमस कहलाता है, ठीक है। वो किसी चीज को पूरा करने के लिए नहीं किया गया, वो अपने आप से हुआ। किसी ने परचेज किया एसेट क्योंकि उसको करना था, उसकी इच्छा थी कुछ कमाने की वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट करके। किसी ने एक्सपोर्ट की गुड्स, उसको कमाने की इच्छा थी, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसने ये एक्सपोर्ट या परचेज ऑफ गुड्स इसलिए नहीं किए, परचेज ऑफ एसेट इसलिए नहीं किए ताकि ये कोई हमारे बीओपी को बैलेंस कर सके, ये करंट अकाउंट के कोई फायदे नुकसान को कवर कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं होता है ना। ये ट्रांजेक्शन सारे इंडिपेंडेंट थे, चाहे वो करंट अकाउंट के या कैपिटल हो, ये इसलिए किए गए ताकि वो कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस के लिए किए गए। तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। वो ट्रांजेक्शन जो हमारे करंट अकाउंट के डेफिसिट और सरप्लस को पूरा करने के लिए, जैसे यहाँ डेफिसिट था तो उसको पूरा किया अपन ने, या फिर हमारा बीओपी को बैलेंस करने के लिए हमने जितने भी ये किए ट्रांजेक्शन्स, जैसे बोरिंग की, अगर हम उल्टा होता, हमारा इस तरफ बैलेंस कम आ रहा होता, जैसे इधर तो अभी 400 रुपये इधर कम पड़ रहे थे, इधर कम पड़ रहे होते, मतलब हमारे क्या होते हैं? इनफ्लोज ज़्यादा होते और आउटफ्लोज कम होते। तो उस केस में अपन आउटफ्लो बढ़ा देते बचे हुए डिफरेंस अमाउंट से। जैसे या तो हम पुराने लोन चुका देते, है ना, या फिर हम क्या करते और दूसरे देशों को उधार दे देते। तो उससे क्या करते हैं हम? पैसा यहाँ लैंडिंग करोगे तो भी यहाँ आएगा, और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग करोगे तो भी आउटफ्लो की तरह यहाँ आएगा, और ये वापस यहाँ आके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन इसलिए हुए ताकि हम या तो इनका सरप्लस या लॉस को कवर कर सकें, या बीओपी को बैलेंस करने के लिए लास्ट में हमको करने पड़े। ये ट्रांजेक्शन देखो टोटल को मैच करने के लिए करने पड़े, इसलिए इस इमेजिनरी लाइन के नीचे हुए, है ना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ओके, तो ये दो, इसका डिफरेंस भी आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लें। तो अब मैंने आपको जब शुरू में एक चीज़ पढ़ाई थी, सरप्लस इन बीओपी, डेफिसिट इन बीओपी एंड इक्विलिब्रियम बीओपी, ठीक है। सरप्लस, डेफिसिट एंड इक्विलिब्रियम इन बीओपी, ये तीनों जब मैंने बोले थे तो मैंने आपको टोटल इनफ्लो आउटफ्लो का कंसेप्ट दिया था, लेकिन उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। वो इनफ्लो आउटफ्लो का कंसेप्ट हम सिर्फ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कर सकते हैं। किसके ऊपर कर सकते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। मतलब अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम बीओपी की, तो वो इक्विलिब्रियम बीओपी का मतलब टोटल इनफ्लो इक्वल टू टोटल आउटफ्लो ऑफ नहीं है, टोटल ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज बराबर होने चाहिए, है ना। मतलब अगर मैं बात करता हूं सरप्लस बीओपी की, है ना, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आएगा? वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप क्या होता है? बराबर, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट में क्या करना पड़ता है? बराबर। तो लास्ट में बराबर करने से पहले सरप्लस आ सकता है। जैसे अभी सरप्लस से भी अच्छा एग्जांपल देता हूं, डेफिसिट। अभी आपको पता है, ठीक है, आपका डेफिसिट आ रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट पे शुरू में, लास्ट में तो आपने उसको 2900 बराबर कर दिया, लेकिन पहले आपका क्या आ रहा था? 2500 तो आ रहा था आपका क्रेडिट का टोटल, मतलब इनफ्लो, और 2900 आ रहा था, 2900 आ रहा था आपके डेबिट का टोटल, यही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? आपके टोटल इनफ्लोज जो थे वो कम थे टोटल आउटफ्लोज से, तो हमने कहा डेफिसिट, लेकिन लास्ट में तो दोनों बैलेंस हो गए, इसलिए ओवरऑल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? इक्वल। लेकिन उससे पहले ये सिचुएशन थी, और ये सिचुएशन थी वो किसकी वजह से? ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ 400 रुपये की बोरोइंग करके इनफ्लो और बढ़ाया, तो ये कितना हो गया? 2900, और फिर तो आपका बीओपी पूरा ही क्या हो गया था? बैलेंस्ड। लेकिन ये डेफिसिट लास्ट में ओवरऑल उसमें तो नहीं आ सकता, लेकिन बीओपी में डेफिसिट आया, लेकिन किन ट्रांजेक्शन्स की वजह से आया? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? डेफिसिट इन बीओपी का मतलब क्या हुआ? इनफ्लोज जो है बीओपी में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन्स पे? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स पे, वो क्या है? ज्यादा है, सॉरी कम है एज कंपेयर टू आउटफ्लो ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स,
ठीक है। इसी तरह से सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी कब आ सकता था सर? वैसे तो बीओपी लास्ट में बराबर हो जाता है, लेकिन उससे पहले सरप्लस आ सकता है, ठीक है। उस सरप्लस को कवर करके हम खत्म कर सकते हैं। जैसे इसका उल्टा होता, अगर क्रेडिट साइड में आपके 2900 आ रहे होते और डेबिट साइड में कितने आ रहे होते? टोटल 2500, ठीक है। तो क्या करना पड़ता अपने को? 400 रुपये किधर लिखने पड़ते हैं? डेबिट आइटम में। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ठीक है। डेबिट आइटम में लिख के इसकी टोटल को पूरा करना था, तो इसको फिर अपन 2500 प्लस 2900 करते है ना। तो ये 400 रुपये हम डेबिट आइटम किसके नाम से लिख सकते थे? या तो हम रीपेमेंट और बोरोइंग करके खत्म करते या लेंडिंग कर देते, है ना। इस तरह से आउटफ्लो करके बराबर कर देते अपन, ठीक है। तो ये 400 रुपये आने के बाद तो बराबर हो गया। इसको आने से पहले हमारा क्या आ रहा था? डेफिसिट, सॉरी सरप्लस। तो ये सरप्लस, ये जो ट्रांजेक्शन थे, ये ट्रांजेक्शन तो कौन सा हो गया? अकोमोडेटिंग, क्योंकि वो बराबर करने के लिए किया गया। ये ट्रांजेक्शन कौन से थे? इंडिपेंडेंट, मतलब ऑटोनोमस। तो जब हम सरप्लस बीओपी बोलते हैं तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि सर इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज। इनफ्लोज किसके? इनफ्लोज ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। तभी क्या आएगा, वरना अल्टीमेटली तो बीओपी बैलेंस्ड हो जाएगा। ये डेफिसिट और सरप्लस का सिचुएशन कब आ सकता है? ये तब आ सकता है जब आपके ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के इनफ्लो और आउटफ्लो क्या करते हैं? कम या ज्यादा होते हैं। और लास्ट में जैसे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होगा और ये टोटल आपकी क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। उसको बराबर करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि बोरोइंग्स या लेंडिंग्स या रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है, ताकि इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या हो जाए? मैच। और इक्विलिब्रियम मतलब दोनों बराबर आ रहे होते हैं, अपने आप ही कितने आ रहे होते हैं? 2500 और 2500। तो उस केस में फिर कोई अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की अपने को जरूरत पड़ती नहीं, और बीओपी ऑलरेडी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस की वजह से क्या हो रहा होता? बैलेंस्ड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बीओपी होता इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। मेरी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। डाउट अगर है तो प्लीज़ हम उसको ऑनलाइन सेशन में अच्छे से डिस्कस करके ये चैप्टर अपना वैसे खत्म हो गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।